एक नवजात शिशु के लिए, यानी एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए, ये कोई कल्पना नहीं है। ये उसकी सचमुच की रोजमर्रा की रियलिटी होती है। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक बिल्कुल कोरा दिमाग, जिसे भाषा या लॉजिक का कुछ भी नहीं पता, वो कुछ ही सालों में मैथाफिजिक्स समझने लगता है। ये आखिर होता कैसे है? सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह होगा। हम बिना किसी इधर उधर की बात के सीधे तौर पर समझेंगे कि एक बच्चे का दिमाग दुनिया को समझने के लिए खुद को प्रोग्राम कैसे करता है। और इस पूरी चर्चा के जो हीरो हैं वो है स्विस मनोवैज्ञानिक जॉन पियाजे। उनका जन्म 896 में हुआ था और उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों की साइकोलॉजी समझने में लगा दिया। अरे, पियाजे ने तो बच्चों को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही थी कि बच्चे बड़ों से कम नहीं सोचते, बल्कि उनका सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग होता है। उन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक यानी लिटिल साइंटिस्ट्स कहा था। हाँ, और ये नन्हे वैज्ञानिक वाला कॉन्सेप्ट ही उनके थ्योरी की सबसे बड़ी नींव है। मतलब पहले लोग सोचते थे कि बच्चे चुपचाप बैठकर बस जानकारी सीखने वाले स्पंज होते हैं। राइट, जैसे एक छोटी बाल्टी जिसमें कम पानी आता हो। एग्जैक्टली। पर पियाजे ने कहा नहीं, बच्चे लगातार दुनिया के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। जैसे वो खिलौने गिराते हैं, मुंह में डालते हैं, तोड़ते हैं। हाँ, और हमें लगता है कि बच्चे शैतानी कर रहे हैं, पर असल में वो फिजिक्स, ग्रेविटी और कॉज एंड इफेक्ट के रूल्स टेस्ट कर रहे होते हैं। राइट, बिल्कुल सही। वो अपनी समझ खुद बना रहे होते हैं। पर एक सवाल है। एक असली साइंटिस्ट के पास तो पूरी लैब होती है, इक्विपमेंट होते हैं। एक बच्चे के पास तो बस उसका दिमाग है। तो वो ये सब प्रोसेस कैसे करता है? एक शब्द है यहाँ, संज्ञान या कॉग्निशन। ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है? अच्छा, तो अगर इसको एक टीचर की तरह सिंपल भाषा में समझें तो संज्ञान का सीधा सा मतलब है जानने और समझने का पूरा प्रोसेस, यानी समझदारी या ज्ञान। और इसका उल्टा हुआ अज्ञान या नासमझी। हाँ, वही। जन्म के वक्त बच्चा उस अज्ञान की स्टेट में होता है, फिर वो देखता है, सुनता है और धीरे धीरे समझता है। इसी समझने की ताकत के बढ़ने को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा, पर ये ज्ञान दिमाग में टिकता कैसे है? मतलब वो हवा में तो नहीं रह सकता ना? नहीं, हवा में नहीं। इसके लिए पियाजेत ने एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया जिसे उन्होंने स्कीमा कहा। स्कीमा। अगर मैं इसको आज की भाषा में समझूं तो क्या ये दिमाग में पड़े किसी कंप्यूटर फोल्डर की तरह है? ये फोल्डर वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। दिमाग को लगातार इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो उसको ऐसे ही बिखरा हुआ नहीं छोड़ सकता। उसे एक सिस्टम चाहिए। राइट, वरना तो दिमाग में पूरी तरह केओस या अराजकता फैल जाएगी। एग्जैक्टली। तो दिमाग क्या करता है? हर नई चीज, हर अनुभव के लिए एक फोल्डर या स्कीमा बना लेता है। कुत्तों के लिए एक अलग फोल्डर, खाने के लिए अलग, यहाँ तक कि प्यार या गुस्से की फीलिंग्स के लिए भी एक स्कीमा। ओ वाह! तो सीखने का पूरा खेल बस इन फोल्डर्स को बनाने और अपडेट करने का है। और यहीं पर दो नए टर्म्स आते हैं, आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन और समायोजन यानी अकोमोडेशन। सही पकड़ा। तो पहले आत्मसातीकरण को समझते हैं। क्या ये ऐसा है जैसे मेरे पास एक पुराना फोल्डर है और मैंने एक नई फाइल उठाकर सीधा उसी में डाल दी? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जब कोई नई जानकारी मिलती है और दिमाग उसे बिना किसी बदलाव के पुराने स्कीमा में जोड़ लेता है तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल? जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने हमेशा सफेद रंग के कुत्ते देखे हैं। उसके दिमाग में कुत्ते का फोल्डर कहता है 4 पैर, पूंछ और सफेद बाल। ठीक है। अब एक दिन वो पहली बार एक सफेद बिल्ली देखता है तो वो तुरंत बिल्ली की तरफ इशारा करके बोलता है कुत्ता। वेट, यहाँ तो बच्चा गलती कर रहा है। हाँ, तो आत्मसातीकरण का मतलब क्या ये हुआ कि दिमाग बस आलसी हो रहा है और शॉर्टकट ले रहा है? नया फोल्डर क्यों नहीं बनाया उसने? अरे नहीं, ये आलस नहीं है। ये दिमाग की एनर्जी बचाने की ट्रिक होती है। हर छोटी चीज के लिए तुरंत नया फोल्डर बनाना बहुत हेवी टास्क है दिमाग के लिए। ओह अच्छा, तो पहले वो ट्राई करता है कि जो पुराना सांचा है उसी में नई जानकारी फिट हो जाए। सफेद बाल हैं, 4 पैर हैं, तो कुत्ता ही होगा। वही तो। और इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। पर जाहिर है कि वो हमेशा तो बिल्ली को कुत्ता नहीं बुला सकता ना। हाँ, एक दिन बिल्ली म्याऊं करेगी या पेड़ पे चढ़ेगी। कुत्ते तो पेड़ पे नहीं चढ़ते। फिर दिमाग के इस शॉर्टकट का क्या होगा? बस यहीं पर समायोजन यानी अकोमोडेशन की एंट्री होती है।
जब पुराना फोल्डर या स्कीमा फेल हो जाता है तब दिमाग को मजबूरन अपने सिस्टम में बदलाव करना पड़ता है। मतलब अब दिमाग को पुराना सांचा तोड़ना पड़ेगा। वो देखेगा कि इसका चेहरा अलग है, आवाज अलग है। हाँ, बच्चा अपनी पुरानी समझ को अपडेट करता है या बिल्ली के लिए एक बिल्कुल ही नया फोल्डर क्रिएट करता है। यही समायोजन है। यानी दिमाग को एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड करना ही पड़ा। पर इन दोनों के बीच मतलब एसिमिगेशन और एकोमोडेशन, एक रसाकशी सी चलती रहती होगी दिमाग में। सही कहा। दिमाग हमेशा एक शांति या बैलेंस चाहता है। जब पुरानी जानकारी से काम चल रहा होता है तो दिमाग बैलेंस में होता है, पर जब नई जानकारी पुराने सिस्टम को चैलेंज करती है तब तो गड़बड़ हो जाती होगी। बिल्कुल, एक मानसिक असंतुलन पैदा होता है। फिर समायोजन करके एक नया स्कीमा बनता है और दिमाग वापस शांत हो जाता है। इस पूरे साइकिल को पियाजे ने संतुलन या इक्विलिब्रिएशन कहा है। तो ये थी दिमाग की बेसिक मशीन: स्कीमा बनाना, आत्मसातीकरण करना, समायोजन करना और बैलेंस बनाना। पर अब सवाल ये है कि उम्र के साथ ये पूरा का पूरा सिस्टम अपग्रेड कैसे होता है? पियाजे ने इसके लिए 4 अलग-अलग स्टेजेस बताए हैं और सबसे खास बात यह है कि ये अचानक से नहीं होता, इसका एक बहुत ही तार्किक या लॉजिकल ऑर्डर है। तो चलिए पहली स्टेज में डीप डाइव करते हैं, जिसे संवेदी गामक अवस्था या सेंसोरी मोटर स्टेज कहते हैं। ये जन्म से 2 साल तक चलती है ना? हाँ, और इसके नाम में ही पूरा मतलब छिपा है। संवेदी यानी हमारी सेंसेस जैसे आंखें, कान, टच करना, और गामक यानी मोटर एक्शंस जैसे हाथ पैर चलाना या चीजों को पकड़ना। अच्छा, तो इस उम्र में बच्चा बैठकर फिलॉसफिकल बातें तो नहीं सोचता होगा, उसकी सोच ही उसके फिजिकल एक्शंस हैं। एग्जैक्टली। अगर उसको पता करना है कि एक खिलौना कैसा है तो वो दूर से देखकर उसको एनालाइज नहीं करेगा, वो सीधा उसको उठाएगा और अपने मुंह में डाल लेगा। 0 से 2 साल की स्टेज में एक ऐसी चीज होती है जो सच में चौंकाने वाली है। मैं वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कर रहा हूँ। ओ हाँ, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है स्टेज की। मैंने इंट्रो में बात की थी कि आंखें बंद करते ही बच्चे के लिए ब्रह्मांड गायब हो जाता है। क्या सच में दिमाग के लेवल पर वैसा ही होता है? 100% ऐसा ही होता है। शुरुआती महीनों में एक न्यूबॉर्न बेबी के दिमाग में किसी भी चीज की मेंटल इमेज या छवि बनाने की पावर ही नहीं होती। वेट, मतलब अगर एक खिलौना उसके सामने से हटा दिया जाए तो दिमाग में उसकी कोई मेमोरी ही नहीं बचती? कोई मेमोरी नहीं। उसके लिए वो खिलौना सच में एग्जिस्टेंस से ही बाहर हो जाता है। ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का सबसे लिटरल फॉर्म है। ये तो बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस होगा। मतलब अगर एक 6 महीने के बच्चे का फेवरेट खिलौना मैं किसी ब्लैंकेट के नीचे छिपा दूं तो क्या वो उसे ढूंढेगा नहीं? वो ब्लैंकेट नहीं हटाएगा, वो रोएगा भी नहीं कि खिलौना कहाँ गया, क्योंकि उसको याद ही नहीं कि वहां कभी कोई खिलौना था। अरे बाप रे! तो फिर उसको याद कब आता है? जब बच्चा 8 से 12 महीने का होता है और 18 महीने तक आते आते उसकी दिमाग का हार्डवेयर एक बहुत बड़ा जंप लेता है। तब वो ब्लैंकेट हटाकर खिलौना निकाल लेता है। ओह, मतलब अब उसे समझ आ गया कि जो चीज दिख नहीं रही वो भी वहां पर है। बिल्कुल, यही है ऑब्जेक्ट परमानेंस। यहीं से मेमोरी और दिमाग में चीजों का चित्रांकन शुरू होता है। ये सच में एक बहुत बड़ी जीत है दिमाग के लिए। अब जब दिमाग इमेजेस को याद रख पा रहा है तब वो दूसरी स्टेज में जाता होगा, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। हाँ, और ये 2 से 7 साल की उम्र तक चलती है। इस स्टेज में भाषा और सिंबल्स का यूज होना शुरू हो जाता है। यानी भाषा की एंट्री होती है। पर यहाँ इसके नाम में पूर्व यानी प्री लगा है, मतलब इसमें अभी पूरा लॉजिक नहीं आया है। वही तो बात है। संक्रिया या ऑपरेशन का मतलब होता है तार्किक नियम। ये लॉजिक आने से पूर्व या पहले की स्टेज है। यहाँ बच्चे की इमेजिनेशन तो बहुत फास्ट होती है पर लॉजिक बिल्कुल नहीं होता। तो इसी कमी की वजह से इस एज के बच्चों में 2 अजीब से लक्षण दिखते हैं। एक तो है अहं केंद्रित या ईगोसेंट्रिक होना। हाँ। अब आम भाषा में ईगोसेंट्रिक सुनकर लगता है बच्चा होसैल या स्वार्थी है, पर यहाँ इसका कुछ और ही मतलब है ना? साइकोलॉजी में ईगोसेंट्रिक होने का स्वार्थ से कोई लेना देना नहीं है। ये एक्चुअली बच्चे के दिमाग की एक लिमिटेशन है। 2 से 7 साल का बच्चा ये सोच ही नहीं पाता कि दुनिया में उसके नजरिए के अलावा भी कोई
दूसरा नजरिया हो सकता है। इसको अगर हम छुपन छुपाई यानी हाइड एंड सीक से समझें, एक 3 साल का बच्चा आंखें बंद करके कमरे के बीच में खड़ा हो जाता है और सोचता है कि वो छिप गया। सही एग्जाम्पल है। उसे ऑनेस्टली लगता है कि क्योंकि वो किसी को नहीं देख पा रहा इसलिए कोई और भी उसे नहीं देख सकता। ये कोई मासूम बेवकूफ़ी नहीं है, ये तो सीधा सीधा उसके दिमाग की ईगोसेंट्रिक प्रोग्रामिंग है। वो सोचता है मेरा नजरिया और दुनिया का नजरिया एक ही है। बिल्कुल। और इसी से एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी जुड़ा है, जीववाद यानी एनिमिज्म, मतलब निर्जीव या नॉन लिविंग चीजों को सजीव मानना। हाँ, जैसे अगर बच्चे को किसी टेबल से चोट लग जाए तो वो टेबल को मारता है या फिर अपनी गुड़िया को खाना खिलाता है। पर ऐसा क्यों? क्या वो बस खेल रहा होता है? नहीं, उसे सच में लगता है कि टेबल को दर्द होता है। सच में? हाँ, और इसके पीछे भी वही ईगोसेंट्रिक सोच काम करती है, क्योंकि बच्चा खुद दर्द महसूस करता है, उसे भूख लगती है, तो वो अपना ही स्कीमा हर चीज पर लगा देता है। ओह, मतलब उसे लगता है कि अगर मुझे गिरने पर दर्द होता है तो इस कुर्सी को भी दर्द हुआ होगा। ये एक बेहद जादुई और मासूम दुनिया है, पर दिमाग हमेशा इस जादू के भरोसे तो जिंदा नहीं रह सकता। वही तो, जिंदा रहने के लिए सच्चाई और लॉजिक की जरूरत होती है। और तब आती है तीसरी स्टेज, मूर्त